हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल है। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्न मंत्रा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और क्लास 10th में हो तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 95% मार्क्स ला पाओ, वो भी बहुत ही कम पढ़ाई करके, इतू सा पढ़ाई करके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से इन टॉपिकों का निचोड़ क्या है कि भाई कम पढ़ें और ज़्यादा नंबर मिलें और सरल रहें वो टॉपिक, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि भाई कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें A to Z। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले मात्र आपको ये 15 टॉपिक पढ़ना है जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 95 से ज़्यादा नंबर लाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसमें कोई दो रह नहीं। क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा विकास भैया पिछले साल केवल 25 बहुविकल्पी प्रश्न बताए थे जिसमें से 20 क्वेश्चन आ गए थे। भाई सोचो स्ट्राइक रेट कितने का रहा होगा। लोग 1000 क्वेश्चन बताते हैं तो जा करके इतने आते हैं। मैंने केवल और केवल 25 क्वेश्चन दिए, उसमें से 20 क्वेश्चन आ गए। आप समझ सकते हो तुम्हारा विकास भैया क्या लेवल तक पेपर को क्या करता है, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों 2027 बोर्ड एग्जाम में पेपर में ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 2027 पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2027 बोर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि भैया 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं। तो मैं आपको उसकी गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो पक्का है कि 95% तो बिल्कुल लाओगे। आप बिल्कुल अनपढ़ हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाओगे तो लाओगे। और पढ़े लिखे हो भाई, आता है तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से फोड़ोगे एग्जाम। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पूरी बुक का निचोड़ क्या है, यानी पूरी बुक का निचोड़ बताने वाला हूँ A to Z। ठीक है, और यहाँ पर एक गारंटी है कि भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर मिलने ही वाला नहीं है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसीलिए आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये भी आपको पता है कि भाई निचोड़ है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो सबसे पहले आपका प्यारे बच्चों पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। आपका एक क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के होते हैं। अच्छा, 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, 20 + 50 ये होता है और टोटल मिला करके 70 का पूर्णांक होता है। यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न, है ना। आप क्वेश्चन पेपर पिछले साल का उठा करके देख लेना। तो यहाँ पर आप लोग एक सीक्वेंस नोटिस करोगे क्या कि भाई 1 से 5 नंबर तक जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी गद्य का विकास से पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है ना। पहला टॉपिक में 1 से 5 नंबर तक जो बहुविकल्पी पूछे जाएंगे वो हिंदी गद्य का विकास पूछा जाएगा। और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ ये है कि शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग ज़्यादा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान रखना, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। अच्छा, आधुनिक काल से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, आधुनिक काल से भी आते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना। लेकिन आधुनिक काल से मैं बोलूँ कि भाई भारतेंदु जी की रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला जो काल है उसमें से ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी आधुनिक काल के अंतर्गत तो ये भी आते हैं, है ना। द्विवेदी युग भी पूछ लेता है, ये भी आपको पता है, द्विवेदी युग। ये सभी मतलब मैं आपको बताऊं तो इसमें ज़्यादातर हिंदी गद्य का विकास में आधुनिक काल ही पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, जिसके अंतर्गत आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता युग, ये सब आ जाते हैं। आपको पता है ये सारा निचोड़ आपका विकास ये पढ़ाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ तो इसमें तैयारी करना। उसके बाद आपका हिंदी पद्य का विकास जो आता है, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 से आपके 10 नंबर तक, है ना, 6 से 10 तक, यानी टोटल 5 क्वेश्चन। भाई 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन हो गए। तो हिंदी पद्य का विकास से पूछा जाएगा। इसमें ज़्यादातर आप नोटिस करोगे तो रीतिकाल और आधुनिक काल पूछा जाता है। रीतिकाल में ज़्यादातर रीतिबद्ध शाखाएं पूछी जाती हैं, ये चीज़ याद रखना। इसमें 4 शाखाएं जो थी उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपका विकास भैया बताए, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। रीतिकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया जैसे कौन कौन से युग आता है। पहला आपका मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु युग आ जाता है ना। तो भारतेंदु युग से पूछ सकता है क्वेश्चन, ज़्यादातर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं पूछी जाती हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों द्विवेदी युग पूछ लेता है। ठीक है, क्या पूछता है, द्विवेदी युग। फिर आपका यहाँ पर पूछ लेता है शुक्ल युग, है ना। शुक्ल युग के बाद आपको पता है शुक्लोत्तर युग, जिसके अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता युग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
टेंशन आपको नहीं लेना है आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। अब हिंदी गद्य के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना, वो टॉपिक तो हमने क्लियर कर ली। तो ज्यादातर आते हैं आधुनिक काल से, है ना, यानी शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से, मैंने आपको बता ही दिया। ये चीज आप याद रखना, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको तैयार करने हैं क्योंकि इन्हीं में से ज्यादा आते हैं। इसमें पूछा क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे रचनाएं पूछ ली जा सकती हैं कि भाई ये किसकी रचना है ना, चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो इस तरीके से बहुविकल्पी में आ जाएगा। 4 लेखक का नाम दे देगा। उसके बाद आपका आता है कि भाई विधा पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, 4 विकल्प दे देगा, उसमें से आपको फंसाएगा। और यहाँ पर लेखक का नाम पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, तो यहाँ पर लेखक का नाम 4 लेखक दे देगा। समझ रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर आपका जो पूछेगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक में लेखक है ना, उसी में से पाठ्य पुस्तक में जो आपका आता है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, है ना, ये इन भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से इनके रचनाएं ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर ज़्यादातर समय सीमा भी पूछ लेता है। और समय सीमा में अभी से आपको बता देता हूँ कि शुक्ल युग की समय सीमा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, शुक्ल युग की समय सीमा कौन सी है मुझे कमेंट करके बताना। और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर अभी से मेरे प्यारे बच्चों अभी से पक्का कर लो, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग देख लेना, तैयार कर लो जल्दी से, है ना। उसके बाद यहाँ पर आगे आता है आपका, है ना, हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न में क्या आता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है, मैंने आपको जैसा कि बताया, रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, है ना, ये सब शाखाएं जो होती हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। यानी रीतिकाल के जो है मैं बताऊं तो यहाँ पर आपसे कवि पूछ लेता है और शाखाएं, ठीक है। तो शाखाएं पूछ लेता है कि इसमें से कितनी शाखाएं थी, या फिर इनमें से इन शाखाओं के कौन सी ये कवि हैं या कौन सी रचना है, ये सारी चीज़ें पूछता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तार सप्तक से क्या पूछेगा, तो मैं बताऊं ज़्यादातर तार सप्तक की समयावधि पूछता है, समयावधि, बस और कुछ नहीं पूछता है। तार सप्तक की समयावधि क्या है, द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तृतीय कितना हुआ, पूरे तार सप्तक किसने प्रकाशित किया, तार सप्तक का संपादन किसने किया, ये सब चीज़ें पूछता है। जैसे सचिनंदन हीरालाल रसायन गे ने किया था, तो ये सारी चीज़ें पूछता है। और प्रथम तार सप्तक आपका संपादित हुआ था 1943 ईस्वी में। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2027 बोर्ड एग्जाम में भी। ये लो, अभी तुम्हारा विकास भैया धागे खोलना शुरू कर दिया है, लिख लो 1943। अगर ना आए तो तुम बताना, अभी मैं पिछली वीडियो का स्क्रीनशॉट कहो तो लगा दूंगा। मैंने बोला था कि भाई 2026 में भी आएगा, 2025 में आता ही आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि भाई जो लिंक टॉपिक होते हैं, इनमें आपका छायावाद युग आ जाता है, द्विवेदी युग आ जाता है, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। अच्छा, यहाँ पर छायावाद युग को ही प्यारे बच्चों शुक्ल युग बोला जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें आपका भारतीय युग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपका पद्य पूछ रहा है, तो पद्य में भारतीय युग नहीं मिलते हैं, है ना, गद्य में मिलते हैं, पद्य में नहीं मिलते। इसमें ज़्यादातर पूछेगा कवि और रचनाएं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और मैं आपको बताऊं बहुत ही सरल आता है, मतलब कि लॉलीपॉप वाले, आप बहुत ही बड़ी बड़ी रचनाएं या जब कभी नहीं पूछी जाती वो सब आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका विकास भैया है ना, 50 क्वेश्चन देगा भाई, 20 फंस जाएंगे, ऐसे तैयारी करवाएंगे यार, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ज़्यादातर समय सीमा भी पूछ लेता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके बहुविकल्पी आएंगे हिंदी व्याकरण के, ठीक है। अब जैसे 1 से 5 तक तो गद्य के हो गए, 6 से आपके 11 तक, है ना, आपके कौन से हो गए, पद्य के। अब यहाँ पर 12 से जो शुरू होंगे, 12वें नंबर से मेरे प्यारे बच्चों, वो हिंदी व्याकरण शुरू होंगे, ठीक है। 12 से आपके आगे यहाँ पर मैं कहूँ तो पूरे 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपका रस से 1 नंबर का आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 1 नंबर का आपका रस से आएगा। उसके बाद रस में कौन कौन से पूछा जाएगा, तो हास्य एवं करुण रस, बहुत ही लॉलीपॉप पूछता है कि भाई हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का क्या है, बस यही पूछता है, ठीक है। उसके बाद है आपका छंद। छंद में आपका 2 ही छंद पढ़ने होते हैं, रोला एवं सोठा छंद, ये आपको पता है ना। इसकी क्या है, इसकी मात्राएं ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, मात्राएं यानी विशेषता कह सकते हैं या मात्राएं। तो ये चीज़ आप याद रखना कि भाई रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, है ना, सोठा में कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी दोहा पूछ लेता है, कभी कभी, ठीक है। लेकिन दोहा भी सोठा का उल्टा ही होता है ना, ये आपको पता है। अगर सोठा तैयार है तो दोहा तैयार है।
उसके बाद अलंकार में मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा आपसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, और ये सभी टॉपिक केवल एक एक नंबर के रहेंगे, याद रखना। यानी ये तीनों में से एक नंबर नहीं, केवल ये सभी पढ़ोगे तो एक नंबर मिलेगा। बहुत ही लॉलीपॉप आता है आपका, विकास ये बता देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ले रहा है क्या बबुआ? हाँ बहुत मारेंगे टेंशन लिया तो, ठीक है। आगे बढ़े, टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा विकास भैया है। भाई मैं पानी नहीं पिया, गला सूख रहा है। आगे आपसे पूछेगा एक ही नंबर का उपसर्ग प्रत्यय। प्रत्यय भी कभी कभी पूछ लेता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं पूछता, भाई पूछता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैं बोलूंगा तो उपसर्ग पूछता है। हाँ बहुत ही लॉलीपॉप भाई, आप पढ़े नहीं हो तो भी कर लोगे, ये फ्री का नंबर मुझसे ले लो भाई, ये फ्री का नंबर ले लो, आप अगर अनपढ़ हो तो भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समास, समास में आपका क्या क्या पूछेगा, तो तत्पुरुष समास में जिसके अंतर्गत आप कह सकते हो कि जैसे कि कर्मधारय, बहुव्रीहि, ज्यादातर मैं पूछूं तो भाई आपसे पूछेगा द्वंद्व और यहाँ पर द्विगु, ठीक है, ये समास ज्यादा पूछता है। और एक आता है आप लिख सकते हो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, फिर कर्मधारय भी आता है लेकिन वो बहुत ही कम पूछता है, ठीक है। ये तीन समास इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, पढ़ने तो सभी हैं आपको, है ना। उसके बाद आप अगर ये देखो, अगर आप अगर हिंदी में 100 चाहते हो तो आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप लोग 90 से 95 चाहते हो तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। और अगर आप मान लो 80 प्लस चाहते हो तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि 80% क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, समझ रहे हैं जो मैं आपको ये फार्मूला दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तद्भव तत्सम पूछता है और पर्यायवाची शब्द पूछता है, ठीक है। एक नंबर का तद्भव तत्सम रहेगा और एक ही नंबर का पर्यायवाची रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और एक ही नंबर के समास पूछा जाता है, पूछ लेगा कि भाई बताओ, है ना, नीलकंठ में कौन सा समास है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चौराहा में कौन सा समास है, ये सब, ठीक है, और कुछ नहीं पूछता, बहुत ही सरल लॉलीपॉप आता है। उसके बाद आपका वाक्य का स्वरूप पूछेगा कि भाई वाक्य जो बनता है, मैं अभी आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो वाक्य ही बना बना करके बोल रहा हूँ, तो ये जो हम बोलते हैं वाक्य बनता कैसे, यानी वाक्य का स्वरूप, इसमें आपका प्यारे बच्चों एक नंबर का ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वाच्य प्रयोग, यार आप पैसिव वॉइस पढ़ते हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अंग्रेजी में वही होता है वाच्य, ठीक है। तो आप जानते हो दो होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस, तो इसमें भी दो प्रकार के ही वाच्य आप कह सकते हो, है ना। इसी के आपके प्रयोग पूछ लेगा और वाच्य को परिवर्तन करना कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है ना, ये सब आपसे पूछ लेगा। उसके बाद है, अच्छा ये सभी एक एक नंबर के ही टॉपिक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आपका पद परिचय, जिसमें आपका विकारी और अविकारी पद पूछ लेता है, और यही क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, एक नंबर का, ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण से आप, मैं लास्ट में इसीलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें से एक नंबर मिलेगा और इसमें आपको बहुत रटना पड़ेगा, तो अगर आप चाहें तो तैयार करें लास्ट में, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या संस्कृत आपसे याद हो जाती है तो आप करिए, बिल्कुल करिए, नो डाउट एक नंबर का आता है, लेकिन उसके पहले आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने, क्योंकि ये सरल होते हैं और नंबर आसानी से दे करके जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो संस्कृत व्याकरण से भी आपका एक नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया ना। आगे बढ़ें, आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब आपका शुरू होता है हिंदी गद्यांश। हिंदी गद्यांश में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रटने लग जाते हैं, संदर्भ व्याख्या ये सब नहीं। आपको मैं बताऊं, हिंदी गद्यांश आप लोग करोगे केवल क्या करोगे, बना बना करके, क्या करोगे, बना बना कर, ये चीज़ याद रखना। अगर आप बना बना करके लिखते हो तो भी आप लोग पूरे नंबर पाओगे। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है, यानी 50% सिलेबस तो वैसे ही कम हो गया भाई, आधा हो गया ना। 2 में इसको ये करना, जो आपको अच्छे से आ रहा है वो करना है, नहीं आ रहा है उसका भी ट्रिक आपका विकास भी बताता है। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ में क्या है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है भाई, है ना। जैसे मित्रता किस पाठ का, मित्रता के पाठ का नाम और लेखक का नाम, है ना, मित्रता, इस तरीके से। दूसरा आपसे क्या पूछेगा बताओ, व्याख्या, है ना। तीसरा आपसे उसी में से एक प्रश्न पूछ लेगा, एक प्रश्न पूछेगा। अच्छा आप देखना अभी ध्यान से, संदर्भ भी आपका 2 नंबर का रहेगा, है ना, व्याख्या भी आपकी 2 नंबर की रहेगी, और यहाँ पर प्रश्न जो पूछेगा वो भी 2 नंबर का। आप ये बताओ, प्रश्न नहीं ढूंढ पाओगे, जो भी गद्यांश दी जाती है 100% ढूंढ लोगे, गारंटी के साथ, अनपढ़ भी ढूंढ लेता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना यार। ये 2 नंबर तो आपका फ्री का मिल रहा है, व्याख्या भी बना के करना, ये भी आपका फ्री का मिल रहा है,
रही बात संदर्भ की, तो इसमें अगर आपको लेखक का नाम याद है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर पाठ पहचान लिए तो 1 नंबर। और पाठ पहचान ना बे प्यारे बच्चों इतना लॉलीपॉप है कि क्या ही बताऊं। पाठ का नाम उसी गद्यांश में मिल जाता है, वो सारे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये सभी चैप्टर पढ़ने होते हैं, लेकिन इनमें से भैया निचोड़ क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सभी चैप्टर आप अभी देख लो, ठीक है, ये सभी, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो आपका सबसे पहला आपका आ जाता है मित्रता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से बोर्ड एग्जाम में आता है ममता, बहुत इंपॉर्टेंट। लेखक का नाम भी बता दूं क्या, यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ वैसे बता देता हूँ, चलो लिख लेना। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, क्या लिखूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आप गद्यांश में जो 6 नंबर का आएगा प्यारे बच्चों वो कर लोगे गारंटी के साथ, है नहीं, ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हैं, आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, तो आगे हिंदी पद्यांश आता है प्यारे बच्चों। तो हिंदी पद्यांश में आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब भैया इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता दो ना, तो ये आपका विकास ये बताएगा ना, आपको इनके लेखक का नाम याद कर लेना है, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से आपके 95% मार्क्स से ज़्यादा आते हैं, और इनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। कहाँ पर प्यारे बच्चों, तो इनका सॉल्यूशन में आपको, आप प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पर सर्च करना लर्न मंत्रा, लर्न मंत्रा, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले से आप बैच से जुड़ जाना। इसका मैंने प्राइस सोचो मात्र 51 रुपये करा है सोच सकते हो इतना सरल कोई पढ़ाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, एक ही विषय नहीं, सारे विषय, ठीक है। अभी आज के लिए मैंने किया है ये प्राइस, नहीं तो इसकी प्राइस 500 तक पहुंच जाती है, याद रखना, टीम कर देती है। लेकिन आज के लिए मैं ऑफर रखा हूँ 51 रुपये, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट बिल्कुल एक सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए भी आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में जुड़ जाइएगा। किसमें से, सारथी बैच से, क्लास 10th वालों के लिए प्यारे बच्चों सारथी बैच चल रहा है। इस सारथी बैच से आप जुड़ जाना। इसमें मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। चलिए अब ये सारे चैप्टर का आप लोग लेखक का नाम, कवि का नाम याद करो, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट भाई पद्यांश महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका पद आ जाता है, जो कि सूरदास जी का है, आपको पता है। उसके बाद धनुषभंग और वन पथ पर तुलसीदास जी का, वेरी इंपॉर्टेंट। सवैये रसखान जी का, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वदेश प्रेम किसका है मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, है ना, रामनरेश त्रिपाठी का है, मुझे कमेंट करेंगे क्या है उन्हीं का या नहीं। उसके बाद झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और इसके आप लोग कवियों का नाम याद कर लो, मैंने बता भी दिया यहाँ पर साथ में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सेम पूछा जाएगा, 6 अंक आपके मिलेंगे इसका। अच्छा 6 अंक कैसे मिलेंगे, पहला आपसे प्यारे बच्चों वही पूछा जाएगा, संदर्भ आपको पता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भाई व्याख्या, और तीसरा आपसे पूछा जाएगा एक क्या है, तीसरा के यानी प्रश्न। अच्छा प्रश्न आप बिल्कुल बना लोगे, व्याख्या बना करके बना लोगे। संदर्भ के लिए आप अगर कवि का नाम पता है, पाठ तो पहचान ही जाओगे, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जल्दी लाऊंगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर आपका बिल्कुल लॉलीपॉप आ गया। देखो बताओ सरल है या नहीं, हिंदी लग रही है सरल, अरे तुम्हारा विकास भैया है ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, हैं। आगे बढ़ें, आगे अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें मिलते हैं वो है, और कठिन भी बोलूँ थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि इसको याद करना पड़ता है, ये सब याद नहीं करने पड़ते। इसमें आपको गद्यांश मिली, पद्यांश मिला, उसी से निचोड़ निकाल करके लिख दिया, बना करके भी लिख दिया, तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई बच्चे ने पढ़ाई करी है, रटा नहीं है। भाई हम क्या देखते हैं अगर हम कॉपी जांचेंगे, यही ना कि बच्चे ने रटा तो नहीं है, बच्चा सोच पा रहा है जो पूछा जा रहा है, ये सब देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कितना आप रट करके तोता बन करके बहुत अच्छे से लिख के आ गए, क्या आप बना पा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पढ़ाई में, लाइफ में, ये याद रखना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय। तो पहला टॉपिक आपका जीवन परिचय आता है, ये आपका 5 अंक का आएगा, यानी टोटल आपका 10 अंक आएगा। मैं बताऊँ कैसे, तो 5 अंक आपके यहाँ मिलेंगे। इसके लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय,
जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 तैयार करने हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% है कि फंस ही जाएगा, फंस ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना। बाकी तुम्हारा विकास भी ये बता रहा है। साथ में एक मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मैथ्स विकास। क्या है? मैथ्स विकास, जहाँ पर मैं आपको मैथ्स बताता हूँ, केवल गणित की तैयारी करवाई जाती है। तो आप जाइए मैथ्स विकास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर केवल गणित की भरपूर वीडियो मिल जाएगी, नहीं भरमार लगी हुई है। आप जिस क्लास की तैयारी करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो आप मतलब गणित का A to Z पूरा निचोड़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने विकास भैया का। प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत क्या होती है ना गणित पढ़ने में, कि आप अगर 10th में पहुँच जाते हो तो आप लोग 9th नहीं पढ़े रहते हो, जिससे आपको 10th कभी मैथ समझ में नहीं आएगी। तो आपको 9th तो पढ़ना पड़ेगा, 9th की मैथ पढ़नी है तो 8 पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैथ का निचोड़, मैथ बहुत सरल है, सारे विषयों से सरल है, कुछ नहीं रटना है, बस प्रैक्टिस मारना है, बस बैठ जाना है। लेकिन उसके लिए आपको एक सीक्वेंस से बस पढ़ाई करना है। मैथ बहुत प्यारी सब्जेक्ट है। तो जाइए जल्दी से मैथ्स विकास सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर केवल मैं गणित पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ें। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक भी 5 अंक का आएगा प्यारे बच्चों, 5 अंक। ये 5 अंक में आपको सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत का याद करना है। अच्छा, कोई भी जीवन परिचय लिखना तो यहाँ पर याद रखना जीवन परिचय, साथ में उनकी रचनाएं भी लिखना। प्यारे बच्चों, लिखना क्या, रचनाएं भी लिखना। ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, ये रचनाएं भी आपको लिखना ही लिखना है। और कितनी लिखना है प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना, केवल 3, केवल आपको केवल 3 लिख देना है, बस 3 कोई रचना इनकी लिख देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रटते हैं भाई, रचनाएं ही लिखते चले जाते हैं। आप लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन 3 से कम नहीं लिखना है। 3 रचनाएं लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। आगे अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ इस पार्ट का सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक, तो वो है संस्कृत खंड। प्यारे बच्चों, ये आपका आ जाता है संस्कृत खंड। क्या आ जाता है? संस्कृत खंड। तो ये संस्कृत खंड से आप क्या क्या तैयार करोगे, ये चीज़ याद रखना। इतने सारे चैप्टर होते हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं भैया? इम्पॉर्टेंट इसमें से कुछ नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसमें से कुछ प्रश्न हैं। मैं आपको भी बताता हूँ एक ट्रिक। ठीक है, देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों, संस्कृत में आपसे गद्यांश पूछेगा, जिसमें आपको देखो संस्कृत में याद रखना कोई भी प्रश्न कुछ नहीं, केवल आपसे पूछेगा तो एक तो आपका संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ के लिए आपको मिलेगा 2 अंक। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, इसीलिए हिंदी में करना है तो बहुत सरल है भैया, और इसके लिए आपको मिलेगा 3 अंक। कोई भी ये दोनों, तो यानी 5, ये देखो संस्कृत गद्यांश आपका 5 अंक का पूछा जाएगा, यानी 3 + 2 है ना 5 अंक। तो 5 अंक में आपको संदर्भ और हिंदी का अनुवाद। पाठ का नाम अगर आपको पता है तो संदर्भ लिख दिया आप, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो याद नहीं करना होता, और पाठ का नाम उसी गद्यांश में मिल जाता है। ये भी ट्रिक आपका विकास भैया बताता रहता है ना। कुछ शब्द हैं जिनको पकड़ना होता है, बहुत सारे बच्चे पहचानने में दिक्कत करते हैं, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता रहता हूँ। तो ये आपका 5 नंबर तो फ्री का है। फिर संस्कृत पद्यांश है, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट पद्यांश जो है वो मैं आपको बताया था, और 2026 बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा लिया था, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था कि भैया इसका अनुवाद बताओ, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हाँ, ये आपका इसमें भी संदर्भ पूछा जाएगा और अनुवाद, ये भी आपका कितने अंक का रहेगा तो प्यारे बच्चों 5 अंक का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे वही मैंने बताया कि संदर्भ और अनुवाद पूछा जाता है। अच्छा, इनमें दोनों में अब यहाँ पर आपका एक कंठस्थ श्लोक, तो आपको केवल और केवल 2 श्लोक याद कर लेने हैं या 3 कर लेने हैं, और उनके अनुवाद भी तैयार कर लेने हैं, और पाठ का नाम। क्यों? ताकि इसमें हो सकता है वही फंस जाए, इंपॉर्टेंट वाले आ जाते हैं कभी कभी भाई, तो ये भी फंस सकता है ना भाई संस्कृत पद्यांश काव्य में, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो कंठस्थ श्लोक आपको जैसे जो अरे वो कौन सा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कितना सरल है यार, हाँ। तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है, हाँ। उसके बाद आपका संस्कृत में आपसे प्रश्न पूछेगा, 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है। सोचो, केवल 2 का उत्तर देना है, और इसके लिए आपको मिलेगा भाई 2 अंक। ठीक है, कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? इसके लिए मिलेगा आपसे 2 अंक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर इतने भैया चैप्टर है भैया, इसमें से मैं आपको बताऊँ तो इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। संस्कृत गद्यांश और पद्यांश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गद्यांश के लिए बताऊँ तो वाराणसी और भारतीय संस्कृति, इन्हीं में से आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ।
एक और आप तैयार कर सकते हो, प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी इनका अनुवाद आपको पढ़ लेना है, रट लो चाहे जैसे करो कर लो, ठीक है। इनके अनुवाद में आप देखोगे भारतीय संस्कृति में कुछ आपको श्लोक भी मिल जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, और श्लोक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मैंने देखो बार बार लिखा हुआ है ना, कौन सा भैया, तो श्लोक के लिए यहाँ पर एक चैप्टर मिलता है आपसे, जीवन सूत्राणी। ये बहुत पूछा जाता है, इसमें से आपको अनुवाद ज़्यादा करने को आते हैं, और एक भारतीय संस्कृति और वाराणसी, ये तीनों में से आएगा ही आएगा कुछ। और वीर वीरेण पूज्यते वाले में भी केवल एक अनुवाद है, एक श्लोक है, उसको तैयार कर लेना, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो मतलब इम्पॉर्टेंट तैयार करना है, इसमें ये नहीं है कि भाई हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं, उनको तैयार करना है। ये आपको समझ में आया? थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर निबंध, निबंध के लिए आपको तैयार करना है स्वदेश प्रेम, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँ, इसीलिए इसको नंबर 1 में रखता हूँ। आप देख लीजिए, कुछ भी पेपर उठा करके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। मुझे भी स्वदेश प्रेम आया था जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, और अभी मैंने 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा, प्रीवियस ईयर का, उसमें स्वदेश प्रेम पहले नंबर पर पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विज्ञान के ऊपर है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान से रिलेटेड पूछ लेगा। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, ये सब प्रदूषण पर निबंध पूछ लेगा। नारी शिक्षा पर पूछ लेगा, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पर, यातायात का नियम और छात्र जीवन में अनुशासन। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, यही पिछले साल भी मैंने बताए थे, और इसमें से देखो स्वदेश प्रेम और छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व निबंध जो है फंसे हुए हैं, डायरेक्टली आए हुए हैं। समझ सकते हो तुम्हारा विकास भैया किस हद तक तैयारी करवाता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस वाला निबंध बहुत लोग तैयार कर रहे थे, मैंने बोला ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आता भाई? वो सिलेबस में नहीं है भाई। बड़े बड़े जो आज है ना, नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े जाइंट जो यूपी बोर्ड में आते हैं, बोलते हैं हम बहुत बड़े हैं, वो बोल रहे थे ये पक्का आएगा, पक्का आएगा, महाकुंभ में निबंध आएगा, घंटा आया ही नहीं। और तुम्हारा विकास भी चिल्लाते रह गया था कि ये नहीं आएगा। नहीं भाई, कुछ सिलेबस होता है यार, ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी में भी निबंध दे देगा। हाँ तुम बड़े भले हो, लेकिन हिंदी में हमसे आगे कभी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। और तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि विकास हिंदी कैसे बताता है, आज से 4 साल पहले बच्चों को कैसे बताता था। हाँ 20 क्वेश्चन में 20 फंसवा देता था, पेपर लीकल का अवार्ड दिया जाता था मुझे, समझ रहे हो। बच्चे बोलते थे भाई पेपर लीकर, लेकिन भाई वाकई में पेपर लीकर नहीं है, ठीक है। ऐसा इलीगल काम हम कभी नहीं करेंगे समझ रहे हो। तो पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में आपको पूछेगा छात्र जीवन के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, या फिर अपनी गलती की माफ़ी के लिए अपने माता पिता को एक पत्र। अच्छा, पत्र लेखन के सरल कुछ नहीं है, और ये 4 अंक आएगा प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने पीछे अंक नहीं बताया क्या निबंध का? तो प्यारे बच्चों जो निबंध आता है ये आता है पूरा 7 अंक का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, 7 अंक का निबंध आएगा। अब यहाँ पर और भी नहीं बताया क्या? ये सब अंक मैंने बताए, बिल्कुल बताए, ठीक है। किस में से क्या आएगा? जैसे कि श्लोक आपका 2 अंक का आएगा, है ना। तो ये अंक आप देख लीजिए, और जो आपको सरल लगता है उसके अनुसार तैयार करिए। मैंने पूरा सिलेबस बताया, इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बताया। अब यहाँ पर देखो, पत्र लेखन में आपका एक औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र जो होता है वो हम किसी भी प्रधानाचार्य हो गया, यानी जिससे हमारा लाइफ में कोई आगे संबंध नहीं रहेगा आने वाले 2, 4, 5 सालों में, है ना, वो औपचारिकताएं मात्र हैं। जैसा कि डीएम को लिखने हो गए, वो बदल जाएगा, क्या औपचारिकताएं, कहाँ गया, क्या है, हमें क्या मतलब है। एसडीएम को लिखना है, हाँ किसी नेता को लिखना है, 5 साल बाद रहे ना रहे पता नहीं, तो वो औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आता है, जिससे हम केवल मतलबी बन करके पत्र लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं साहब हमारे यहाँ काम करवा दीजिए। हाँ तो ये हो गया, ये काम हमारा। तो ये चीज़ हो गया औपचारिक पत्र, ये पहला टॉपिक होता है। दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिससे हमारा रिलेशन होता है, जैसे माता पिता जीवन भर रहेंगे, यादें जीवन भर पड़ी रहेंगी, रिश्तेदार हो गए, कोई भाई हो गया, सौतेला भाई, जो जैसा कुछ भी हो आपके रिश्तेदारी में, वो आपके अनौपचारिक पत्र में कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखना। तो ज़्यादातर मैं बोलूँ तो ये पूछा जाता है औपचारिक पत्र, सेवा में श्रीमान, लमझम लमझम करके, यार बहुत सरल यार, पत्र लेखन सरल कुछ नहीं है भाई, है ना। सेवा में श्रीमान लिखना आ गया तो 4 नंबर मिल गया, समझ रहे हो ठीक है। तो पत्र लेखन तुम्हारा विकास भी बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते ही रहते हैं। हाँ अभी एसडीएम को लिख के आए अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव का विकास नहीं करवा पा रहे हैं, तुम्हारा विकास करवा रहे हैं, बताओ यार। हाँ ऐसा कभी चलता है? आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपका खंड काव्य लास्ट में तैयार करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो ये सभी खंड काव्य जिले के अनुसार आपको तैयार करना है, ठीक है, ये याद रखना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, कैसी लगी बताना, और लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करना जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। पढ़ाई करते रहना, मार खाओगे।